Hello guys, once again welcome to my channel. This is the second part for December 2011. Yes, part 1 was uploaded before. The part 1 contains approximately 5 questions. Because the video was getting a bit longer, so I decided to separate the two videos, part 1 and part 2. So here we will be doing the next 4 to 5 questions that has been asked in classical mechanics in December 2011. तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसे पढ़िए, ट्राई करिए क्वेश्चन करने की, और अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखिए. तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k. Constant electric field is applied along the direction of the spring for time interval t, where t is very less than m by k का रूट. नेग्लेक्टिंग लॉसेस, जो भी लॉसेस हो रहे हैं, रेडिएशन लॉसेस, फ्रिक्शन, सब कुछ छोड़ना है. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर द फील्ड इज स्विच्ड ऑफ. पहले तो सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करो. पॉइंट पार्टिकल स्प्रिंग से अटैच्ड है, ये स्प्रिंग है. अब एक पॉइंट पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज q है, अटैच्ड है, ठीक है. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड E. एम्पलीट्यूड निकालो. अब देखो कैसे करोगे ये क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर होते हैं जो लगते इजी हैं बट अपना टाइम खराब कर देते हैं. ये वही क्वेश्चन है जो टाइम खराब कर देगा. कैसे? देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, F इक्वल टू क्यू ई. तो ये इसको क्या करेगा, इधर की तरफ लेके जाएगा. अब एक बात सुनो, इसने क्या पूछा, एम्पलीट्यूड. अच्छा, एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ये पार्टिकल यहां आ गया, मास m, तो ये कितना है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है. अब किसी t टाइम पे इसकी पोजीशन मान लो x है, ये एक्सटेंशन कितनी आई है, x. ये जो इलोंगेशन आएगी इसके अंदर मान लो x आएगी, ठीक है. अब इस पॉइंट पे अपन को इसकी मोशन डिफाइन करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है, न्यूटन लॉ, और फिर उसको इक्वेशन को सोल्व करना है. सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वहां से अपन एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे. अब सोल्व करना पड़ेगा, देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे. फोर्स इधर लग रहा है इस पे QE, ठीक है. अब ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग इसको इधर खींचेगा, कितना फोर्स से, kx, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी, मीन इक्विलिब्रियम है ये इसका, तो इससे कितनी इलोंगेशन है, ये x, तो ये इसको इधर खींचेगा, F इक्वल टू माइनस kx. बैकवर्ड, ये इसको फॉरवर्ड लेके जा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, QE माइनस kx. F कितना होता है, mx डबल डॉट. तो x डबल डॉट कितना आ गया, kx, x इधर ले आओ, प्लस k बाय m x इक्वल टू QE बाय m. अब ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया होता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना दी होती, चार्ज ना दिया होता. ये टर्म क्या हो जाती, जीरो. x डबल डॉट प्लस k बाय m x, यानी कि x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये अपना SHM बन रहा है. ओमेगा कितना आता है, k बाय m का रूट, वहां से अपना एम्पलीट्यूड भी आ जाता. अपने x जानते हैं कितना होता है, a sin ओमेगा t. इसका तो अपन को सब पता है, a ओमेगा t प्लस फाई, फेज कांस्टेंट होता है. बट इसको सोल्व करना पड़ेगा. और कैसे सोल्व करना पड़ेगा, ये देखो, q कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, यानी कि ये क्या इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इसको कैसे सोल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को. इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले निकालना होता है CF. दो पार्ट होते हैं, CF और PI. CF कैसे निकालते हैं, CF निकालते हैं, राइट हैंड साइड को इक्वल टू 0 पुट कर दो, यानी कि x डबल डॉट प्लस k बाय m x इक्वल टू 0. अब सोल्व करो. अब तो बहुत इजी है सोल्व करना, सबको सॉल्यूशन पता है, a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, सब लिख देंगे, तो अपन भी लिख देते हैं. तो x कितना आएगा, k बाय m, इसको लेट कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर. तो अपना सॉल्यूशन होता है a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा, ओमेगा मतलब k बाय m का रूट t प्लस b cos k बाय m का रूट t. यहां दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है.
तो x आपका आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन कोस ओमेगा टी। CF तो आ गया। अब अपन को क्या करना है, PA निकालना है। PA कैसे निकालते हैं, जो भी राइट हैंड साइड में टर्म दी हुई है, जो भी राइट हैंड साइड में टर्म दी हुई है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये आपका क्या होता है x डबल डॉट यानी कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स। ये होता है आपका डी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स बार इक्वल टू 0 यानी कि डी स्क्वायर प्लस के बाय एम। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए यहां पे अपन लेते हैं e की पावर 0t, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं e की पावर 0t। e की पावर 0t क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ ये जो 0 है ना, इसको पुट कर देंगे d में। ये मेथड है सोल्व करने का। अगर e की पावर 80 होता है यहाँ पे, मान लो 2t होता तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, अब 0 आएगा तो यहाँ पे बचेगा k बाय m, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ गया QE बाय k, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया QE बाय k। और ये रहा अपना CF वाला पार्ट। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसको रब कर रहा हूं मैं। फिर आगे की अपने को वैल्यू निकालनी है a की b की, तभी तो अपने पास क्वेश्चन सोल्व होगा कंप्लीट। तो x कितना आ गया, a साइन के बाय एम रूट टी प्लस b कोस के बाय एम रूट टी प्लस क्यू ई बाय के। अब इनिशियल कंडीशन कांस्टेंट कैसे निकलेंगे, इनिशियल कंडीशन से रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी भी इक्वल टू 0 है, तभी तो a और b दो कांस्टेंट कैसे निकलेंगे। दो कांस्टेंट निकालने के लिए दो इनिशियल कंडीशन पता होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, x ड्रॉप निकालना पड़ेगा। वो कितना आएगा, a साइन का आ जाएगा कोस, और t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो k बाय m का रूट, b कोस का आ जाएगा माइनस साइन k बाय m का रूट, और इसमें तो वही t है नहीं, इसका 0। अब निकाल लो t0 साइन 0 0 कोस 0 1 और x 0 है, तो किसके a तो 0 आ गया प्लस b ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा QE बाय k। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस QE बाय k। और यहाँ t0 पे वेलोसिटी 0, t0 मतलब ये 0 है, t0 पे 1, तो ये कितना आया k बाय m का रूट a क्या आ गया 0। a और b की वैल्यू आ गई, चलो भाई a और b की वैल्यू आ गई तो सारा काम हो गया अपना। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू ये आ गई, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, a तो 0 आ गई, वैल्यू टर्म 0 होगी, b की वैल्यू माइनस QE बाय k यानी कि QE बाय k बाय m का रूट साइन k बाय m का रूट t, और x कितना आ गया a0, b कितना है माइनस QE बाय k, QE बाय कॉमन ले लो, 1 माइनस कोस k बाय m का रूट t। x आ गया, b आ गया। अब देखो मेरे को डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा, मेरे को लगता है मैं समझाऊंगा कैसे आपको। क्या था, ये दिया हुआ था मास, यहाँ पे पहुंचेगा, ये कितना था एम्पलीट्यूड a, यहाँ पहुंचेगा, इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी कितनी होती है 0, और किसी एक पॉइंट पे ले लेते हैं, कंजर्व्ड है, स्प्रिंग मोशन है, तो एनर्जी क्या होगी 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे इक्वल होगी। इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हाफ k a स्क्वायर, जो भी एम्पलीट्यूड है। वर्क एनर्जी थ्योरम लग रही है, एनर्जी कंजर्व्ड हो रही है, ठीक है। स्प्रिंग सिस्टम है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहीं है ही नहीं। इस पे एनर्जी कितनी, मान लो v इसकी वेलोसिटी x डिस्टेंस है, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर। अब क्या करना है, 2 से 2 तो कैंसिल कर दो, m v स्क्वायर कितना है मेरा, q स्क्वायर e स्क्वायर k बाय m साइन स्क्वायर प्लस
हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ तो कैंसिल हो गया ना, के एक्स स्क्वायर कितना है, ये रहा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय के स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर इक्वल टू के ए स्क्वायर। इसको यहाँ पे बता देते हैं बस। कितना लंबा क्वेश्चन था भाई, देखो इजी सा लग रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन लॉ ही तो सोल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। अब इसको सोल्व करोगे 1 का स्क्वायर, पहले तो एक कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो सारा, क्यू स्क्वायर स्क्वायर बाई के, और यहाँ m से m गया, k से k गया, क्यू स्क्वायर स्क्वायर बाई के। इसका करोगे 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, एक आएगा 1 यहाँ से तो आ गया 2 माइनस 2 ab तो माइनस 2 कोस के बाई एम का रूट टी इक्वल टू के स्क्वायर। अब 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 और ये 4 हो गया, 4 क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई के, और साइन स्क्वायर के बाई एम टी इक्वल टू के स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था टी मच मच लेस देन एम बाई के का रूट, तो साइन स्क्वायर थीटा थीटा हो जाएगा, ये के इधर ले के स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना आ गया 2 क्यू ई बाई के साइन क्यू बाई एम रूट टी। अब देखो साइन थीटा थीटा इससे, तो साइन थीटा थीटा कितना आ जाएगा 2 ई क्यू बाई के, यहाँ के था ना, के बाई एम का रूट टी, तो ये कितना आ गया क्यू, अच्छा थीटा बाई 2 होता है ना, 1 माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बाई 2 यहाँ पड़ा है, बाई 2 यहाँ पड़ा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया क्यू ई टी, एक के आ गई एम के का रूट। मतलब आई होप जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया हो तो दोबारा एक बार देख लेना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट कंसेप्ट इजी था। कि सबसे पहले अपन ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी वो सॉल्व किया CFPI लगा के, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, क्योंकि स्प्रिंग सिस्टम था, स्प्रिंग सिस्टम के अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, करने की कोशिश करो, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है इसका। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, द ट्रैजेक्टरी ऑफ ZPZ प्लेन of a ball bouncing perfectly elastically of a hard sphere at z equal to 0 is given by approximately neglect friction। फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना है, 4 आपको उसने कर्व बना रखे हैं, कैसे रिप्रेजेंट होंगे। कोई एक बॉल है, ये आपका z इक्वल टू 0 ग्राउंड है, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर आपको ऑप्शंस देखने हैं, ग्राफ ABCD, तो वो क्वेश्चन यही रहेगा। z इक्वल टू 0 ग्राउंड है और यहां से बॉल क्या हो रही है, बाउंस कर रही है, ये हाइट मान लो, ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये ऊपर उतनी हाइट पे जाएगी जितनी हाइट पे आ रही है, ठीक है, सेम रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कोलिजन हो रहा है। पोटेंशियल कितना होगा इसमें mgz, क्योंकि देखो यहाँ से मान लो बॉल ड्रॉप की है, वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाइट कितनी है mgz, ये मान लो z हाइट है, ये mgz, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो z इक्वल टू 0 है, यानी कि ये ग्राउंड के अंदर तो बॉल नहीं जा सकती, यानी कि z लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता। तो 4 ऑप्शन में देखो z लेस देन 0 किसमें हो रहा है, बी ऑप्शन में z लेस देन 0 हो रहा है, सी ऑप्शन में भी z लेस देन 0 हो रहा है, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए अपने पास। तो z इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, दो ही कंडीशन हो सकती है, वो दो कंडीशन किसमें है, या तो ए में या डी में। अब चेक करना है कि कर्व ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन को देखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनाना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनाते हैं mgz, ये कितना है पोटेंशियल, ये है z, और ये पोटेंशियल कितना है mgz। अब जब भी फेस पे ट्रैजेक्टरी आपको ड्रॉ करनी हो तो आपको क्या करनी पड़ती है, ये एनर्जी की लाइंस कंसीडर करनी पड़ती है। ये टोटल एनर्जी E1 ले लो, ये E2 ले लो, ये E3 ले लो। अब ये एनर्जी है मैक्सिमम और इतनी एनर्जी है पोटेंशियल, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी आपकी इस पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, यानी कि जब आप फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी के ऊपर ये वाला पॉइंट बनाओगे
तो वो क्या आएगा, 0 को कोरस्पॉन्ड करेगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे देखो यहाँ क्या है, एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल है, काइनेटिक 0 होगी, यानी कि एक और पॉइंट आ गया जो इससे लेस देन है, जो कि 0 का होगा। और ये बनेगा कैसे, पहले क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, उसके बाद ये डिक्रीज होगी धीरे धीरे, उसके बाद वापस जब ये ऊपर जाएगा तब पोटेंशियल वेलोसिटी यहाँ थी पहले, फिर वेलोसिटी इधर होगी, तो डायरेक्शन बदल रही है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी बदलेगी जेड के साथ। सिमिलरली ये आएगा, ये छोटी एनर्जी के लिए E3, ये E2, E1 ऐसे एनर्जीज के लिए यू कर्व बन जाएगा ये, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अ प्लैनेट of mass m moves in an inner square potential force field of sun at of mass m, sun का मास दिया हुआ है, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस ए और बी दिए हुए हैं, तो उसने पूछा टोटल एनर्जी कितनी होगी। जैसा सा डायग्राम बनेगा, सन होगा इधर जिसका मास m दिया हुआ है, यहाँ पे कोई छोटा ऑर्बिट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। टोटल एनर्जी देखो जब भी कह रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। जो प्लैनेट्स के अंदर जो केस होता है उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, वो एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो यहाँ वेलोसिटी मान लो v1 है, यहाँ वेलोसिटी मान लो v2 है, तो मोमेंटम कितना है m1, m तो सेम है, v1a इक्वल टू m v2b, तो यहाँ से v1 v2 का रिलेशन आ गया कितना, v2b बाय a। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, g m1 m2 बाय r, यानी कि g m बाय ये कितना डिस्टेंस है a। इस पॉइंट पे हाफ m v2 स्क्वायर माइनस g m बाय b, इसको सोल्व कर लो। हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और इसको इधर ले गए तो g m कॉमन आ गया, 1 बाय a माइनस 1 बाय b, ठीक है। v1 का रिलेशन पता है अपन को, 1 बाय 2 m, v1 स्क्वायर कितना है, v2 स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर, v2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा g m एलसीएम ले लो ए बी b माइनस a, यहाँ भी b स्क्वायर बाय a स्क्वायर है, एलसीएम लोगे a स्क्वायर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको लिखोगे b माइनस a b प्लस a, तो b माइनस a से b माइनस a कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v2 स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, अपन को तो एनर्जी निकली है ना टोटल एनर्जी, तो हाफ m v2 स्क्वायर निकालते हैं अपन, m कैंसिल नहीं करेंगे, हाफ m v2 स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, इस a से a कैंसिल हो गया, a इधर जाएगा, b g m, ये b माइनस a से b माइनस a कट हो जाएगा, इधर आएगा b प्लस a, ये तो टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है अपने पास, ये वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, अपने पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये तो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी, हाफ m v2 स्क्वायर की, g m कॉमन है, b कॉमन है, कितना आ गया, a बाय b प्लस a माइनस 1, तो g m बाय b, ये आ रहा है a प्लस बी, a माइनस a माइनस b, a से कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस g m डिवाइडेड बाय a प्लस b, तो ये इसकी टोटल एनर्जी होगी। और ये ऑप्शन किस में है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे तो आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, an annulus m mass m made of material of uniform density, inner radius, outer radius a and b, its principal movement of inertia along axis symmetrical to plane, ठीक है। तो इसको पूरा सोल्व करने की बजाय ना ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करना। देखो क्या दिया हुआ है, आपके पास एक डिस्क दी हुई है, उसके अंदर एक और डिस्क है, ये ए रेडियस है बी रेडियस है, मास जो है वो ए से बी, ये जो बनेगा इसके अंदर है, ये ए है ये बी है, मास इसके अंदर है, इसको एनुलर डिस्क बोलते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब उसने पूछा है
किस एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। देखो अपने डिस्क का पता है, एक सॉलिड डिस्क होती है, उसमें से अगर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर उसमें से जाती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। अगर मैं ये वाला खत्म कर दूं, वो सारा का सारा मास यहाँ आ जाएगा तो वो हो जाएगा ma²/2। यानी कि अगर मैं b को 0 कर दूं तो मेरा आंसर आना चाहिए ma²/2। ठीक है, तो ऑप्शन देखो a b c d, चार ऑप्शन देखो, b 0 पुट करो। पहले ऑप्शन में क्या आएगा, b 0 पुट करोगे तो हाफ m a⁴ माइनस a², तो माइनस आ रहा है यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखो हाफ m पाई तो किसी हालत में नहीं आएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखो हाफ m b² माइनस a², b 0 तो माइनस a², तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन देख लो, b 0 पुट करो कितना आ गया, हाफ m a²। इसको पूरा भी सोल्व कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सारे दिसंबर 2011 के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।